नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। लाइव बिहार में आपका स्वागत है। बात करेंगे सुशील कुमार मोदी की, जो कि राज्यसभा जा रहे हैं। कल ही उन्होंने नामांकन भरा। इस नामांकन के दौरान बीजेपी के तमाम नेता रहे, वहीं एनडीए गठबंधन के भी नेता दिखाई दिए और साथ ही साथ उनके सहयोगी, जो कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी तब से उनके सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, तो ये दोनों की जोड़ी एक साथ दिखाई देती रही। और जब वो राज्यसभा जा रहे थे तो खुद नीतीश कुमार भी जो है इस दौरान पहुंचे थे जब उनका नामांकन हो रहा था। लेकिन इस सबसे पहले बिहार की राजनीति जो है गरमाई हुई थी। पहले स्पीकर का चुनाव जिस तरीके से हुआ, बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव, उसमें जिस तरीके से विपक्ष ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की, अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसी तरीके से लग रहा था कि राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी विपक्ष अपनी तरफ से जो है उम्मीदवार खड़ा करेगा। और बात भी चल रही थी चिराग पासवान की मां को खड़ा करने की बात चल रही थी, सपोर्ट करने की बात चल रही थी। लेकिन आखिरकार आज नामांकन का आखिरी दिन था और विपक्ष की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ऐसे में अब सुशील कुमार मोदी के लिए कोई रोड़ा नहीं दिखता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर विपक्ष ने कदम पीछे क्यों खींच लिए। सर, हमारे साथ प्रवीण बागी सर हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर विपक्ष ने क्यों जो है अपने पांव पीछे खींच लिए, जिस तरीके से लग रहा था कि सुशील कुमार मोदी का विरोध होगा। देखिए, सीधी बात है कि विपक्ष के पास आंकड़े नहीं थे। विपक्ष अगर कैंडिडेट देता भी तो पराजय एकदम सुनिश्चित थी, उसमें कोई शक नहीं था। और एक बार फिर उन्हें मतलब नीचा देखना पड़ता। जैसे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार दिया और हार हुई, वैसे ही इस बार भी हार होती। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है कि हम लगातार हार रहे हैं। एक तो कि विधानसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हार गए, फिर राज्यसभा का चुनाव हार गए। तो लगातार हार की श्रृंखला न बने और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे न जाए, इसलिए हमको लगता है कि विपक्ष ने अपना फैसला बदला होगा। और विपक्ष जो खेल करना चाहता था वो दलित कार्ड खेलना चाहता था। आरजेडी के नेता दलित कार्ड खेल रहे थे कि इस बहाने वहाँ तो चिराग ने नीचा दिखाया जाए एनडीए को, मगर वो भी सफल नहीं हो सका क्योंकि चिराग पासवान ने बड़ी चतुराई से उनके पाले में नहीं आया और उनके चक्रव्यूह से वो बाहर निकल गए, जिसमें वो फंसाना चाह रहे थे चिराग पासवान को। तो इस वजह से कोई उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। श्याम रजक का नाम आया तो श्याम रजक ने भी शायद जो सूचना तैयार नहीं थे भीतर से लड़ने के लिए, क्योंकि हार सुनिश्चित थी। हार इसमें भी सुनिश्चित थी। लेकिन एक बड़ी बात ये कही जा रही थी कि सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से लालू परिवार के ऊपर हमलावर होते हैं, ऐसे में जब उनका प्रमोशन होने की बात आ रही है, बिहार की राजनीति से हटकर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध होना बड़ी बात थी। क्योंकि विपक्ष जो चाहता था वो रोड़ा अटकाना तो जरूर चाहता था, लेकिन अंदर खाने कुछ खबरों को जब मैं पढ़ रहा था सुबह में, तो उसमें ये ऐसी जानकारी आई कि महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि उन्हें बिहार से विदा ले रहे हो वो, तो उसमें हम कोई रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन इस बात के पीछे आपको नहीं लगता कि कुछ और भी है? क्या लालू यादव से जुड़ी हुई कोई बात? नहीं, ये ठीक बात है कि लालू परिवार पूरा राहत महसूस करेगा सुशील मोदी के दिल्ली जाने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी एक व्यक्ति ने किया था लालू परिवार को, तो वो शख्स सुशील मोदी ही थे। सुशील मोदी ने ही प्रमुख भूमिका निभाई चारा घोटाले की। PIL किया उन्होंने, केस को मजबूती से लड़ा और उसी की बदौलत CBI जांच हुई, जिसके चलते आज लालू सजा भुगत रहे हैं रांची में। और फिर उनके परिवार के दूसरे सदस्य, उनके पुत्रों पर, उनकी बेटी पर जो केस चल रहे हैं, ED में जो मामले चल रहे हैं, जो रेड हुए हाल के समय में, जिसके चलते जो नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए, ये सब सुशील मोदी की वजह से ही हुआ। तो सुशील मोदी के जाने से वो राहत जरूर महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशील मोदी के जैसा कोई दूसरा नेता अभी बिहार में नहीं है। वो कोई हल्की बात कभी नहीं करते। जब भी वो बोलते हैं तथ्यों और तर्कों से लैस होकर के बोलते हैं, ठोस सबूत पेश करते हैं, तो उनकी बातों में दम होता है। जब वो बोलते हैं तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, दोनों के लोग गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। और सच कहिए तो वो एक विसिल ब्लोअर हैं। और भ्रष्टाचार के जितने मामले उन्होंने हाल के वर्षों में, जब से वो राजनीति में सक्रिय हैं, उजागर किए। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई नेता बिहार में ऐसा है जिसने भ्रष्टाचार के इतने मामले को उजागर किया और उसमें ज़्यादातर मामले अंजाम तक पहुँचे। उसी में लालू प्रसाद का भी मामला है और उनके परिवार का भी। ऐसा कहा जा रहा था कि खुद तेजस्वी तो चाहते थे कि हम अपना कैंडिडेट उतारें,
उनके विपक्ष में, लेकिन लालू यादव ने कहीं अहम वक्त पे जो है रोक दिया कि चलो एक तरीके से जा रहा है तो जाने दो, आराम से निकल जाए। क्या ऐसा हो सकता है लालू प्रसाद इसमें दिलचस्पी ले रहे हो कि वो चले जाएं, निर्विरोध होकर के चले जाएं, तो एक गुडविल भी बना रहेगा। तो गुडविल बनाने के लिए ये हो सकता है कि ऐसा उन्होंने किया हो, क्योंकि अगर गुडविल बना रहेगा तो आगे ये हो बात सकता है जब कि- मैंने भी जानी तो हाँ। मुझे एक तस्वीर नजर आई थी जब सुशील कुमार मोदी के बेटे की शादी थी, हम्म। और उस समय लालू एक तस्वीर थी जिसमें वो शादी का था या फिर उससे पहले की थी कोई तस्वीर जिसमें लालू और सुशील कुमार मोदी एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए, तो शायद वैसी कुछ गुडविल। हाँ, गुडविल देखिए दोनों के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। 1974 में छात्र संघ, पटना विद्यालय छात्र संघ जो था उसमें लालू प्रसाद अध्यक्ष थे और सुशील मोदी सचिव थे। तो उस समय से दोनों का याराना है, और जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री भी थे तो मजाक मजाक में कभी कहा करते थे ये तो हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा, इस तरह से। तो ये उस समय से जो दोस्ती है वो दोस्ती आज भी है, व्यक्तिगत संबंध दोनों के आज भी अच्छे हैं, मगर उसका लाभ लालू ने जो भ्रष्टाचार किए उस पर वो लाभ मिला नहीं उनको। सुशील मोदी ने वहाँ एक विसिल ब्लोअर के रूप में और मामले को उठाया और अंजाम तक पहुँचाया और लालू को सज़ा दिलवाई। तो सुशील मोदी के प्रयासों से ही सज़ा मिली। तो व्यक्तिगत संबंध अलग हैं और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो अलग अलग करके कह सकते हैं कुल मिलाकर कि राहत की सांस लेने के लिए जो है कहीं ना कहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि गुडविल बनाने के लिए, राहत की सांस लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो फिर वहाँ मंत्रालय कोई मिलेगा, जैसी चर्चा है कि मंत्री बनाए जाएंगे, तो मंत्री बनाए जाएंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल कट जाएंगे और उतना समय भी नहीं रहेगा कि बिहार के मामलों को देख सकें, लालू परिवार को लगातार फॉलो कर सकें, उनके गड़े मुद्दे निकाल सकें, भ्रष्टाचार के मामले खोल सकें। एक और अब ये तो लालू परिवार की बात हो गई, बात हम बीजेपी खेमे के ही कर लेते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उस समय वो कहीं ना कहीं एंगर में थे। फिर वो लिखते हैं कि कार्यकर्ता के पद से तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो फिर अचानक से बीजेपी जो है उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी में हो जाती है। राज्यसभा भेजने के पीछे क्या कुछ वजहें लगती हैं कि क्यों बीजेपी उन्हें बिहार से उठा करके केंद्र में लाना चाहती है, केंद्र में ले जा रही है, तो इसका कितना फायदा केंद्र सरकार उठाएगी और कितना घाटा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को झेलना पड़ सकता है? देखिए, जैसे नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, लंबे समय तक 74 आंदोलन के साथी रहे हैं दोनों, तो एक वो ट्यूनिंग थी। फिर नीतीश की सरकार में ये उप मुख्यमंत्री रहे लगातार, तो संबंध बहुत अच्छे बन गए थे दोनों में। और नीतीश भी चाहते थे कि डिप्टी सीएम इस बार भी वही बने, सुशील मोदी ही बने, और सुशील मोदी भी बिहार में ही रहना चाहते थे, क्योंकि बिहार में उनका सब जाना समझा था, समस्याएं सब जानते थे, कैसे किसका टेकल करना है, ये सब जानकारी थी उनको, तो दिल्ली जाना नहीं चाहते थे। मगर पार्टी का एक खेमा ये मानता था, नेतृत्व भी मान रहा था कि सुशील मोदी की वजह से बिहार बीजेपी में एक ठहराव सा आ गया है, नए लोग नहीं आगे आ पा रहे हैं, और जैसी आक्रामक भूमिका होनी चाहिए बीजेपी की वैसी आक्रामक भूमिका नहीं है, और वो नीतीश कुमार के यस मैन के रूप में उनकी एक इमेज बन गई थी। और जब नीचे बीजेपी में दिखाई भी देता है कि कुछ विरोध है जदयू को लेकर या नीतीश कुमार को लेकर, तो वहाँ पर फिर सुशील कुमार मोदी का चेहरा आ जाता था कि चलो कोई विरोध नहीं। और सुशील मोदी बड़े तरीके से टैकल कर रहे थे मामलों को, मगर ये तो जरूर है कि बीजेपी उपेक्षित थी अभी से पहले तक एनडीए में यहाँ बिहार में। मगर अब जैसे देखिए उसका सुशील मोदी के दिल्ली जाने की सूचना मात्र ही देखिए कैसे चीज़ें बदल रही हैं। अभी खबर आई कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी एनडीए की, और उसमें सभी घटक दल के प्रमुख नेता रहेंगे, और वो जो है सो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेगी, उसी प्रोग्राम के हिसाब से सरकार चलेगी। तो ये पहले जैसे नीतीश कुमार का एक छत्र राज था और वो अपने मन से किया करते थे, और सुशील मोदी हाँ मिलाया करते थे। अब शायद वैसा नहीं रहे, क्योंकि वो कमेटी है तो कमेटी की मीटिंग होगी, उससे जो भी बड़े नीतिगत फैसले होंगे वो कमेटी से अप्रूव कराना होगा। तो एक नीतीश कुमार पर भी अंकुश लगा है, ये सुशील मोदी के बिहार से हटने का ही परिणाम है। सुशील मोदी अगर रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यानी कि अब जो है कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी बिहार से हट रहे हैं, तो एक तरीके से नीतीश कुमार रिमोट से चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री हो गए, और सुशील मोदी को हटाने के पीछे बीजेपी ने ये जो दोहरी राजनीति खेली है कि चलो सुशील कुमार मोदी को भी खुश करते हैं, इनके टैलेंट को हम केंद्र में उपयोग करते हैं, और बिहार में जो है अपना पैर किस तरीके से जमाया जाए वो रास्ता भी खुल जाता है। नहीं, रिमोट से चलने वाली सरकार का आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो चलेगी आपसी सहमति से। जब गठबंधन की सरकार है तो
सभी की सहमति, मगर पहले ये था कि नीतीश जो चाहते थे वो करा लेते थे, क्योंकि बीजेपी की ओर से उस पर बहुत आपत्ति नहीं होती थी। मगर अब वो जो चाहेंगे वो हो जाए, ये संभव नहीं दिखता है, क्योंकि अब सबकी सहमति से चलाना पड़ेगा। केंद्र में जा रहा है तो बात चल ही रही है कि मंत्री बना दिए जाएंगे। तो रामविलास पासवान जिस मंत्रिमंडल में थे, वो मंत्रालय नहीं मिलने की बात तो है, लेकिन उनके टैलेंट के हिसाब से जो उनकी बातें रहती हैं जीएसटी के मामलों को लेकर के काफ़ी जानकार माना जाता है। तो क्या इन सभी मामलों में कहीं वो उन्हें कोई मंत्रालय मिल सकता है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, देखिए, लगातार बिहार में वो वित्त मंत्री रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से इस विभाग को संचालित किया। टैक्स का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, या वित्त विभाग के सरकार के बजट बनाने का मामला हो, इन सब में उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई। और जीएसटी से तो वो शुरुआती दिनों से जुड़े हुए थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उस समय भी जीएसटी काउंसिल के ये कन्वेनर थे, और वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी जी थे, राष्ट्रपति जो थे उस समय, तो बाद में राष्ट्रपति बने। तो प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और ये जीएसटी काउंसिल के कन्वेनर या संयोजक थे उसके। तो जीएसटी के बहुत जानकार हैं, वित्त मामलों के जानकार हैं। तो अगर वित्त मंत्रालय मिले तो वो सबसे बेहतर होगा। मगर अब नरेंद्र मोदी के ऊपर ये निर्भर है, प्रधानमंत्री। निर्मला सीतारमण को फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे? नहीं, विभाग तो कई खाली पड़े हुए हैं, एडजस्ट किया जा सकता है। मगर अब पार्टी का हाईकमान क्या सोचता है, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, ये उन पर निर्भर है। प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग करें। एक जो है उनके विरोध में एक पर्चा दाखिल किया गया है, तो क्या लगता है वो कैसे होगा? वो तो शायद रिजेक्ट भी हो जाए। वो तो ऐसे ही कहिए कि एक तरह का नासमझी, या उसको क्या कहेंगे, ये एक मूर्खतापूर्ण हरकत इसको कहा जा सकता है। उसमें ना कोई प्रस्तावक है ना समर्थक है, उसमें विधायकों को प्रस्तावक समर्थक बनना पड़ता है, उसकी एक संख्या निश्चित है, तो कोई नहीं है। तो ऐसे ही वो रिजेक्ट होना है, वो लगता है ऐसे ही एक बस 14 तारीख को इनको बस सर्टिफिकेट देके डायरेक्ट राज्यसभा की सीट। वो कहा जाता है ना कि अखबार में नाम छपवाना, तो शायद वही अखबार में नाम छपवाने के लिए वो नामांकन किया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी अब निर्विरोध रूप से राज्यसभा जा रहे हैं 14 तारीख या उससे पहले ही, क्योंकि कोई विरोध नहीं है तो उन्हें जो है सर्टिफिकेट थमा दिया जाए और उसके बाद राज्यसभा के वो सदस्य बन जाए और शायद केंद्र की मोदी सरकार में वो एक नए मंत्रालय के मंत्री के रूप में दिखाई दें। और उनके बिहार से निकलने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। खास तौर पे नीतीश कुमार की जो ये नई सरकार है उसमें बदलाव तो दिखने ही लगे हैं, लेकिन लालू परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। और शायद इसीलिए कोई रोड़ा अटकाना नहीं चाहता था महागठबंधन या लालू परिवार या फिर तेजस्वी यादव, और इसलिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। तो निर्विरोध रूप से सुशील कुमार मोदी अब राज्यसभा पहुंचेंगे और इसी के साथ वो चारों सदनों में रहने वाले नेता बन जाएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारा लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।